हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। पढ़ाई भी अच्छा खासा चल रहा होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे अप्रैल मई जून 2024 का जो वर्तमान में जो अभी तक हम लोग करंट देखेंगे, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होगा उसी के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न हो जाता है हमारा सीन विलियम्स। पूछा जाता है कि सीन विलियम्स का संबंध किस टीम से था, है ना। सीन विलियम्स का संबंध पूछा जा रहा है कि किस टीम से ये संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। प्रश्न यही पूछता है कि सीन विलियम्स का संबंध किस टीम से है बताइए, और इन्होंने हाल ही में घोषणा किया है कि टी20 क्रिकेट से हम संन्यास ले लेंगे। इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए ये किस टीम से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये जिम्बाब्वे टीम से ताल्लुकात रखते हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ए हो जाता है। कुछ डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं क्या है इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि सीन विलियम्स किस टीम से संबंध रखते हैं, ताल्लुकात उनका है। तो ये जिम्बाब्वे टीम से हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आंसर ए हो जाएगा। तो जिम्बाब्वे की अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी सीन विलियम्स ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है ना। क्या किया है इन्होंने, टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस टीम से बिलोंग करते हैं, तो ये जिम्बाब्वे टीम से हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बाएं हाथ के सीन विलियम्स, पूछा जा सकता है कभी कभी ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बाएं हाथ के सीन विलियम्स ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खेले गए 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद यह घोषणा की है ना। बांग्लादेश में खेले जा रहे हाल ही में 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट होने के बाद इन्होंने यह घोषणा किया कि अब हम संन्यास ले लेंगे। और ये इनका जो संबंध है, जिम्बाब्वे टीम से बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, इसी से संबंधित है। और यही प्रश्न पूछ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक सीन विलियम्स ने ज़रूर टी20 कॉम्पिट से संन्यास लिया है, लेकिन अपनी टीम के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये वनडे खेलेंगे और टेस्ट फॉर्मेट में प्रतिनिधित्व भी करेंगे। भले इन्होंने क्या किया, टी20 क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट था, इससे इन्होंने संन्यास ले लिया, और ये जिम्बाब्वे टीम से ताल्लुकात रखते हैं, बिलोंग करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि आपदा संचार के, है ना, आपदा संचार के लिए शौकिया रेडियो मॉक ड्रिल करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा। जब बात पहला राज्य की हो जाए, है ना, पहला राज्य की हो जाए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सवाल एक बार और देखिए, कहता है कि आपदा संचार के लिए, है ना, आपदा संचार के लिए शौकिया रेडियो मॉक ड्रिल करने वाला पहला भारत का राज्य कौन हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये नागालैंड हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नागालैंड यह पहला राज्य है भारत का जिसने शौकिया रेडियो मॉक ड्रिल प्रारंभ किया है, नागालैंड हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसी में डिस्कशन है। तो आपदा संचार क्षमताओं को बहुत मजबूत करने की दिशा में नागालैंड ने, है ना, नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एमेच्योर रेडियो इंडिया के लिए ओपन सोर्स क्लासेस के सहयोग से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसी के बारे में किया, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे आपदाएं होते रहती है पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, उसी को सुचारू रूप से सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए नागालैंड जो भारत का पहला राज्य है, उसने ये पहल किया, उसने ये प्रारंभ किया। इस दिशा में NSDMA ने एक शौकिया रेडियो तकनीक का उपयोग करते हुए एक व्यापक मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया है। और यह जो है आपदा स्थिति के दौरान
जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे कंडीशन पैदा हो जाते हैं जो आपदा के संदर्भ में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप हो जाना, सुनामी आ जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उस परिस्थिति में, उस स्थिति में वैकल्पिक संचार तरीकों को बढ़ाने में अपनी तरह के पहले प्रयास के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रयास नागालैंड ने किया। और इस तरीके से देखा जाए तो भारत का पहला राज्य है नागालैंड जो ये पहल किया है, प्रारंभ किया है। चलिए यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाता है कि निम्न में से, है ना, पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि किस स्थान पर 34वां महिला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ना। 3 नंबर सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बताइए इन ऑप्शन में से, है ना, इन ऑप्शन में से बताइए कि किस स्थान पर, कौन सा, तो 34वां, है ना। यह 34वां कहता है कि 34वां महिला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, क्रम भी पूछ रहा है कि 34वां बताइए, तो 34वां इसका आंसर डी हो जाएगा। मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया। 34वां महिला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये मैड्रिड में किया गया। इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए कहता है कि महिलाओं के वैश्विक शिखर सम्मेलन का 34वां संस्करण मैड्रिड में आयोजित किया गया। ये क्रम जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्रम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस शिखर सम्मेलन में 70 देशों की महिला शासनाध्यक्षों, मंत्रियों और 1400 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इसमें जो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, विशेषज्ञों और विश्वविद्यालयों के छात्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस शिखर सम्मेलन की थीम है महिलाएं अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह महिलाओं के वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो 34वां आयोजन हुआ मैड्रिड में, पूछा जा सकता है इसका थीम क्या है ना, इसका थीम क्या है, तो यही थीम है महिलाएं अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव। ये थीम इसका हो जाता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए 4 नंबर सवाल कहता है कि बिरुबाला राभा का, है ना, किसका, तो बिरुबाला राभा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल है, कहता है बिरुबाला राभा का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में निधन हो गया और कहता है कि उन्हें किस वर्ष पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये 2021 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2021 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। 2021 में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार विजेता जिनका नाम है बिरुबाला राभा का 75 वर्ष की आयु में, है ना, 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और इनको पद्म श्री जो पुरस्कार है क्यों दिया गया, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि उन्हें डायन शिकार के खिलाफ, है ना, डायन शिकार के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता था। और उनके इस बहादुरी भरे कार्य के लिए 2021 में भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। पद्म श्री पुरस्कार से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिरुबाला राभा ने अपने बेटे और भाई को समाज की कुरीतियों का शिकार होने के बाद रूढ़िवादी समाज के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी ताकि मासूम लोगों को डायन शिकार जैसे कुरीतियों से बचाया जा सके। आज भी हमारे भारत में, आज भी हमारे समाज में ऐसी अंधविश्वास, ऐसी जो कुरीतियाँ हैं बहुत ही समझिए कि घर बना के रह रही है। क्योंकि सबसे मूल अगर बात किया जाए तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो हो जाता है शिक्षा। शिक्षा नहीं होने की वजह से ऐसे अंधविश्वास हमारे समाज के अंदर अपना घर बना करके रहती है, जिसका शिकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो जाते हैं। और यही डायन का शिकार होने की
होने से बचाने के लिए, बहुत ऐसे बच्चों को बचाने के लिए इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। तब जाकर के इन्हें 2021 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 5 नंबर हमारा सवाल है ना। 5 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? चलिए 5 नंबर सवाल कहता है कि प्रश्न कहता है कि भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ जा रहा है, कि आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया? भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? 5 नंबर सवाल। तो ये देखिए, इसका आयोजन दुबई में किया गया है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया जाता है। आयोजन इसका दुबई में होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भारत की विविध और जीवंत लोक और आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक एक अनूठी प्रदर्शनी दुबई में आयोजित की गई। देखिए, स्वदेश नामक एक जो हम अनूठी प्रदर्शनी की बात करें हैं, तो यहाँ पे देखिए भारत को हम लोग विविधताओं का देश कहते हैं। यहाँ पे अनेक धर्म जाति पंथ के लोग निवास करते हैं और एक ही छत के नीचे बड़ी खूबसूरती के साथ भी ये लोग रहते हैं। हालांकि वर्तमान में थोड़ा ताना बाना ज़रूर टकराव और तकरार का माहौल बना है, लेकिन इसी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, विविधता के लिए ही जाना जाता है। और विविधता में एकता, ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे भारत की। तो यहाँ पे कुछ जनजाति परंपराएं हैं जो प्रदर्शनी के तहत अगर हम देखें, जो स्वदेश नामक एक कहें तो प्रदर्शनी का आयोजन करती है, ताकि अपने कला को और जगहों पे इसका विस्तार किया जा सके और इस कलाओं की ज़रूर प्रदर्शनी किया जा सके। इसी के बारे में कहा जाता है। और ये कहा गया है कि विदिशा क्रिएशंस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के कम ज्ञात कला रूपों को अधिक पहचान दिलाना है। जैसे बहुत ऐसे जनजातियों में कला ऐसे हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। इनका एक उद्देश्य है, इनका एक डिजायर है, और ये कह सकते हैं इनका एक लक्ष्य भी है कि जो कला विलुप्त होते जा रही है या जो कला से लोग अनभिज्ञ है, उसको प्रदर्शित किया जाए, ताकि लोगों को इस कला की पहचान भी मिले और इसकी विशेषता जो उन परंपराओं में, उन समाज के लोगों में है, वो हमेशा बनी रहे। स्वदेश प्रदर्शनी में मंजूषा की कला और गुंड कला जैसे कम ज्ञात कला रूपों पर विशेष ध्यान दिया, जो अक्सर अधिक प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग से प्रभावित होते हैं। और ये पूछा जा सकता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये पूछा जा सकता है कि जिस कला की प्रदर्शनी के लिए जो दुबई में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसका संबंध, उसका ताल्लुका किससे हो जाएगा? तो मिथिला पेंटिंग से हो जाता है ना, मिथिला पेंटिंग से हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा देश, है ना, ये सारे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं और इन सारे ऑप्शन में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा देश 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप का आयोजन करेगा, है ना। कौन सा? तो 22वीं। ये इम्पोर्टेंट है, क्रम याद रखना ज़रूरी है। पूछता है कि बताइए इन सारे ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, भारत, चीन, जापान, थाईलैंड, इनमें से कौन 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप का आयोजन करेगा? तो ये जो आयोजन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका आयोजन जो है यह चीन कर रहा है ना। इसका आयोजन कौन करेगा? तो चीन करेगा। इसलिए ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश जो है, इसका आयोजन चीन कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 22वां जो एशियाई टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप जो 12 से लेकर के 16 जून 2024 तक, ठीक है, कब से कब तक? तो 12 से लेकर के 16 जून 2024 तक चीन के डालियान में आयोजित किया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि चीन के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये डालियान एक जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम की घोषणा कर दी है और भारतीय पुरुष टीम वर्तमान एशियाई टीम चैंपियन है। वर्तमान क्या है? एशियाई टीम चैंपियन हो जाते हैं। और देखिए भारतीय
पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया के चेओंगजू में आयोजित 2022 में प्रतियोगिताओं को जीतकर अपने पहला खिताब इन्होंने जीता। भारतीय पुरुष का आप देख रहे हैं टीम ने दक्षिण कोरिया के चेओंगजू में आयोजित 2022 के प्रतियोगिता को जीत करके इन्होंने अपने नाम यह खिताब किया है। 7 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा है ये सब चीज़ें। देखिए, कामी रीता शेरपा पूछा जा सकता है। 7 नंबर सवाल है, पूछा जा सकता है कि कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है ना। कामी रीता शेरपा जो है, और शेरपा की जैसी ही बात आती है तो दिमाग में चलता है कि नेपाल के ही होगा, और सही भी है आंसर, है ना। तो कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है ना। सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड है, कौन ऐसा, जैसे कामी रीता शेरपा है, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंध रखती हैं, किस देश से ये ताल्लुकात रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है ना। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये नेपाल के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है कि नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही हैं ये, है ना। दिग्गज पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट पर 29 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार, तो 29 बार इनका रिकॉर्ड है ना। 29 बार इन्होंने चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। 29 बार इन्होंने चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। और ये जो देख रहे कामी रीता शेरपा, ये नेपाल की रहने वाली है, और उन्होंने इस दौरान सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, और वर्तमान में अगर देखें तो 29 बार इन्होंने चढ़ाई किया, 29 बार चढ़ाई किया, जो विश्व रिकॉर्ड है। पिछले साल भी कामी रीता शेरपा ने 2 बार सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते ही कामी रीता शेरपा सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही बन गए थे, है ना, पर्वतारोही बन गए थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 8 नंबर सवाल है हमारा। 8 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि यूरोपीय संघ ने, है ना, प्रश्न कहता है कि यूरोपीय संघ ने हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के उद्देश्य से अपना पहला कानून पारित किया है, और यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं, यही प्रश्न पूछता है कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में यूरोपीय संघ में देशों की संख्या कितना, 27 हो जाएगा, है ना। 27 इसका संख्या हो जाता है। यही प्रश्न पूछता है, यूरोपीय संघ में कितने देश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2024 में यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून लागू किया है, ये इम्पोर्टेंट है। और इस कानून का उद्देश्य 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाना है। कानून बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें साझा करने के भी अपराध मानता है। हालांकि कानून में विवादास्पद रूप से बलात्कार की सामान्य यूरोपीय संघ व्यापी परिभाषा शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा अलग कर दिया गया। लेकिन अगर महिलाओं को जबरन विवाह कराई जाती है, चाहे कोई भी हो, उसके बाद महिलाओं की जननांग विकृति, चाहे किसी तरफ से हिंसा के माध्यम से अगर किया जा रहा हो, या ऑनलाइन उत्पीड़न जो साइबर क्राइम हो जाता है, अगर कुछ ऐसा हो तो इसके खिलाफ ये कानून काम करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल हो जाएगा। कहता है कि ईदा सीसा, है ना, ईदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट
पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। और ये हो जाएगा आंसर बी, मेघालय की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेघालय हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी, है ना, सीनियर आईपीएस अधिकारी जो है, सीनियर आईपीएस अधिकारी इदासीसा नौरंग को हाल ही में मेघालय की पहली महिला डॉक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया मेघालय में। और इदासीसा नौरंग मेघालय के वर्तमान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी LR बिश्नोई की जगह लेंगी, जो 19 मई को रिटायर होने वाले हैं। यह भी हो सकता है पूछ दें किसके जगह इन्होंने लिया, तब बिश्नोई के जगह इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर। हाल ही में कितने देशों को, है ना, हाल ही में कितने देशों को माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणन प्राप्त हुआ है? पूछा जा रहा है यहाँ पे, 10 नंबर सवाल है ना। पूछता है कि हाल ही में कितने देशों को, जैसे माँ से हो जाते हैं, बच्चों में भी HIV हो जाते हैं, HIV हो जाते हैं, और सिफिलिस के संचरण को ख़त्म करने के लिए कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, है ना, कितने कंट्री है जिसको प्रमाण पत्र दिया है, कितने कंट्री है जिसको प्रमाण पत्र दिया है? तो एक कंट्री की संख्या 3 हो जाता है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। 3 देशों को यह मिलता है। और WHO ने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के 3 देशों बेलीज, जमैका और सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। WHO का आधिकारिक समारोह किंगस्टन, जमैका में हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे हम देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में, है ना, 2023-24 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कहता है कि भारत में किस देश को सबसे अधिक निर्यात किया गया, है ना। 11 नंबर, भारत में सबसे अधिक किसको निर्यात किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया गया। संयुक्त अरब अमीरात को, UAE को सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक जारी आंकड़ा यह कहता है कि 2023-24 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को सबसे अधिक सामान निर्यात किया है। सबसे अधिक निर्यात किसको? UAE को किया गया है, सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भारत की पहली लोइटरिंग एरियल म्यूनिशंस किसने पेश की है ना। भारतीय सशस्त्र बलों को, यह प्रश्न कहता है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भारत की पहली लोइटरिंग एरियल म्यूनिशंस जो है किसने पेश की है? 12 नंबर सवाल। तो ये देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। कैडेट डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया? पेश किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसका डिस्कशन क्या कहता है। एरियल म्यूनिशन, है ना, म्यूनिशन जो है पेश की है, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ एक अद्वितीय विकास सह उत्पादन भागीदार मॉडल के तहत इसको विकसित किया गया है। और स्वदेशी LAM पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं और लैम के 90% से अधिक घटक जो हैं घरेलू स्रोत से ही इसको प्राप्त किए गए, इसको बनाया गया। जो इम्पोर्टेंट है कि घरेलू है, स्वदेशी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन सा शहर जो है ना, निम्न में से बताइए कौन सा शहर खाद्य नवाचार सम्मेलन 2024 की मेज़बानी करेगा, है ना। क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से बताइए वो कौन सा शहर है जहाँ पे खाद्य नवाचार सम्मेलन 2024 की मेज़बानी करेगा। 13 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दुबई हो जाता है ना।
इसका आंसर क्या है? दुबई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फूड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 13 मई से लेकर के 15 मई तक दुबई में किया जाएगा, है ना। इसका आयोजन आपको दुबई में किया जा रहा है 13 मई से लेकर के 15 मई, है ना, 2024 के इसका आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कहता है कि कार्यक्रम मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ग्लोबल इनिशिएटिव और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रीमेजिंग फ्यूचर फूड सिस्टम थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल है। 14 कहता है कि पेरिस ओलंपिक के लिए, है ना, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, है ना। 14 नंबर सवाल है। कहता है कि बताइए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। 14 नंबर सवाल। तो देखिए अमन सहरावत हो जाते हैं, इसका आंसर डी है। अमन सहरावत हो जाते हैं जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अमन सहरावत के बारे में। तो एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने तुर्की में, है ना, तुर्की में आयोजित किए गए विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा हासिल किया है। पूछा जा सकता है ना, कितने किलोग्राम में? तो 57 किलोग्राम में। आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं। भारत के लिए यह छठा पेरिस ओलंपिक 2024 का कुश्ती कोटा है, जबकि पुरुषों के डिवीज़न में यह पहला हो जाता है। पिछले सभी 5 कोटा भारतीय महिला पहलवानों ने हासिल किया था और यह पुरुषों के लिए पहला हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 कहता है कि निम्न में से किस दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो है यह 25 अप्रैल को मनाई जाती है ना। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है मलेरिया की रोकथाम पर लोगों की जान बचाना हो जाता है। इसका उद्देश्य है यहाँ पे मलेरिया फीमेल एनाफिलीज नामक एक मच्छर के काटने के कारण होने वाली बीमारी है और इससे जान को खतरा हो सकता है। बारिश के मौसम हो या नम वातावरण में ये मच्छर तेज़ी से पनपते हैं और इस बीमारी का प्रकोप जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न कहता है कि 77वां, है ना, 77वां कॉन्स फेस्टिवल के लास्ट सिने सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? यह कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है, जो इम्पोर्टेंट है। पहली भारतीय फिल्म यह बन गई है, जो इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर ए हो जाता है ना, पहली। तो यहाँ पे देखते हैं सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस में 77वां कॉन्स फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ में चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। और इस फिल्म को भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान के छात्र चिदानंद नाइक ने बनाया है। चिदानंद नाइक ने बनाया है। 77वां कॉन्स फिल्म महोत्सव 15 मई से लेकर के 24 मई 2024 तक किया जाएगा, जिसके ला सिनेफ सेक्शन में इस फिल्म को दिखाया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 17 नंबर सवाल है। यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किस दिन प्रशासनिक पेशेवर दिवस 2024 मनाया गया, है ना। 17 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि निम्न में से किस दिन प्रशासनिक पेशेवर, है ना, पेशेवर दिवस 2024 मनाई गई। तो यहाँ पे देखिए 17 का आंसर बी हो जाएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। 24 अप्रैल को मनाया गया।
यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि प्रशासनिक पेशेवर दिवस जो है हर साल अप्रैल के अंतिम पूर्ण सप्ताह के बुधवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है ना, बुधवार को मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रशासनिक पेशेवर दिवस 2024 को 24 अप्रैल 2024 को मनाया गया। और प्रशासनिक पेशेवर दिवस को सचिव दिवस, प्रशासन दिवस या प्रशासनिक सहायक दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं या जाना जाता है। चलिए सेशन का हम लोग अंतिम सवाल कर रहे हैं। प्रश्न कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना, विश्व मौसम, प्रश्न कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया? 18 नंबर। तो देखिएगा, ये एशिया को घोषित किया गया है राजधानी के रूप में, एशिया को यहाँ पे घोषित किया गया है। आंसर बी हो जाएगा। तो जैसे में आप देख सकते हैं, कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 के अपने चौथे संस्करण को जारी किया और इस रिपोर्ट में मौसम और जलवायु से संबंधित खतरों के प्रति एशिया की संवेदनशीलता के बारे में भी बताया। और वर्ष 2030 को वैश्विक स्तर पर 6 औसत डेटाबेस से सबसे गर्म वर्ष के रूप में भी दर्ज किया है। और ये सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हम लोग इसको एक बार देखेंगे ज़रूर। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पहले सारा करंट अफेयर्स जो सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ही हम लोगों ने तैयार किया है, उसको ज़रूर हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।